नमस्ते। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से हो, खुश हो। आज हम लोग गद्य संकलन का जो दूसरा पार्ट है गौरी, उसको करेंगे। तो गौरी जो है वो गौरी पाठ को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई थी। तो पहले हम उनका लेखक परिचय करते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी तथा राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद में हुआ था। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी, मतलब वो एक्टिव मेंबर थी। और उन्होंने देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, उपन्यास हैं जिनको हम स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं। और उन्होंने उन्हीं चीज़ों को बेस बनाकर बहुत कुछ लिखा। देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी। यानी उन्होंने कई बार जेल की भी यात्रा की, क्योंकि वो सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। इनके काव्य संग्रह मुकुल पर सन 1931 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा सक्सीरिया पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी इन्होंने इतना अच्छा लिखा कि उन्हें उसके लिए सक्सीरिया पुरस्कार प्रदान किया गया। 1948 में एक मोटर दुर्घटना में इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। यानी इनकी मृत्यु अचानक से बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कविताओं पर पर देश प्रेम तथा उनके प्राचीन गौरव की गहरी छाप है। यानी इन्होंने देश को, देश के प्राचीन गौरव को, देश प्रेम को इतना अपने जीवन में ढाल लिया था कि इन्होंने अपनी रचनाओं में भी उनका साथ दिया और उनको बेस बनाकर इन्होंने लिखा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो शब्द आज भी युवकों के हृदय में वीरता के भाव भर देते हैं। तो ये जो कविता है, ये शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस कविता के बारे में ना जाना होगा या ना पढ़ा होगा। तो ये जो कविता है, इस कविता को सब लोग बहुत ही वीरता के साथ पढ़ते हैं। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक इनकी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसको अभी भी कक्षाओं में, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों के अंदर, बच्चों के मन में देश प्रेम को, वीरता को भरा जा सके। और लक्ष्मीबाई के कैरेक्टर को, लक्ष्मीबाई के चरित्र को हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सके, इसीलिए हम इसे भी पढ़ते हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास इनकी रही है। इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बहुत खड़ी बोली जो हम लोग पढ़ते हैं, खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है, इधर उधर की भाषा इन्होंने नहीं प्रयुक्त की है। त्रिधा और मुकुल इनके काव्य संग्रह तथा बिखरे मोती और उन्मादिनी प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। तो यहाँ तक हमने उनके श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवनी के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग जो कहानी है गौरी, जो ये गौरी नाम की जो लड़की है, वो भी स्वतंत्रता संग्राम के साथ प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से वो जुड़ी है। उसी की एक कहानी है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। शाम को गोधूली की बेला, कुली के सिर पर सामान रखकर जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए, तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना। यानी शाम हो चुकी थी। गोधूली बेला यानी गाय, भैंस, बकरी जो बाहर चरने जाती है मतलब घास खाने जाती है। और शाम के समय जब वो घर के अंदर घुसती है, जब दिन खत्म हो जाता है, संध्या आ जाती है, तो वो जो बेला है, जब दोनों बेलाएं मिलती हैं, दोनों बेला मतलब दोनों समय, तो दिन का समय और शाम का समय, जिस समय गाय अपने घर पे घुसती है, गाय भैंस अपने घर में घुसते हैं, उसे गोधूली बेला कहा जाता है। तो शाम हो गया था, गोधूली की बेला थी। कुली के सर पर सामान रखा था। जब बाबू
राधा कृष्ण अपने घर आए, यानी वो कहीं गए थे राधा कृष्ण जी, और उनके साथ एक कुली था जो सर पर सामान लिए आ रहा था। तब उनके भारी भारी पैर, यानी वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया था कि काम भी नहीं बना है। यानी क्या नॉर्मली क्या होता है, हम अगर कोई काम करने जाते हैं और वो काम अगर हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा थके होने पर भी खुशी 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 मन से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि राधा कृष्ण जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा भारी मन से हैं, यानी जहाँ गए थे वहाँ पर उनका काम नहीं बना था, इसीलिए वो भारी मन से अपने घर में घुसे। कुली के सिर पर से बिस्तर उतारकर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए, यानी कुली को पैसे देने पड़ते हैं तभी तो वो सामान उठा के लाता है, तो उन्होंने उसे पैसे दिए। कुली सलाम करके चला गया और वे पास पड़ी एक आराम कुर्सी मतलब जो इजी चेयर है उस पर बैठे, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे, यानी वो जो स्प्रिंग था वो ढीला हो गया था और इधर उधर फैल रहा था। तो वो उसके ऊपर बैठे और उसके ऊपर गिर पड़े, मतलब वो उन्होंने अपने पूरे शरीर को उसके ऊपर छोड़ दिया। उनके इस प्रकार बैठने से स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे वह एक प्रकार की झंझनाहट की आवाज हुई, और जैसे ही वो उसके ऊपर बैठे तो उससे एक अजीब सी झंझनाहट की आवाज आई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, यानी वहां पास में एक कुत्ता था, वो अजीब सी जो आवाज आई उस आवाज से कुत्ता जो है वो उठकर बैठा और कान इधर उधर अपने कानों को उसने दृढ़ कर लिया और इधर उधर देखने लगा। फिर भौ भौ करके भौंक उठा और अचानक से उस स्प्रिंग की आवाज से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भौंकने लगा। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। यानी उनकी पत्नी जो है वो बाहर से आई और उन्होंने उससे कुछ भी नहीं पूछा कि काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो पता ही चल गया था काम नहीं हुआ है। अगर काम हुआ होता तो वो खुशी खुशी घर आए होते। तो उन्होंने उसको कहा कि आप हाथ मुंह धो लीजिए, चाय तैयार है। चाय। राधा कृष्ण जी चौंक पड़े, यानी वो गहरी चिंता में थे। एक तो दुखी थे क्योंकि काम नहीं हुआ था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गहरी चिंता में थे। तो जैसे ही उनकी पत्नी ने कहा कि चाय, तो वो चौंक उड़े। चाय के लिए मैंने नहीं कहा था, यानी चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर, कुंती ने आग्रह पूर्वक कहा। यानी उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, आपने चाय के लिए नहीं कहा था लेकिन मैंने बना दिया है तो पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। अच्छा चलो, कहते हुए राधा कृष्ण जी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। वो चले गए वहाँ। गौरी अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बची हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। यानी गौरी जो थी उसे लग रहा था अपराधीन है, यानी उसी की वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं, और वो अपने माता पिता से अपनी नज़रों को बचाकर पिता के लिए चाय बना रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है, यानी पिता जो आज इतने परेशान हैं उसके लिए वही जिम्मेदार है। ना वह होती, ना पिता को विवाह की चिंता होती। यानी आप समझ में आया चिंता किस चीज़ की थी, उसके विवाह की चिंता थी। और पिताजी शायद किसी रिश्ते के लिए कहीं गए थे जहाँ से उनकी बात नहीं बनी, और वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर वहाँ से चले आए, और अभी भी उनका मन मरा हुआ था। इसीलिए इन सब के लिए गौरी अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही थी, और गौरी जो है वो सोच रही थी कि अगर मैं नहीं होती तो ना ही मेरे विवाह की चिंता होती, इस प्रकार स्थान स्थान पर घूमना नहीं पड़ता, और पिताजी को मेरे रिश्ते के लिए इधर उधर जाना आना भी नहीं पड़ता। वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। यानी वो ये भी नहीं कह सकती है, क्योंकि हम लोगों के समाज में लड़कियों को ज़्यादा बोलने का अधिकार नहीं है, जबकि ये कहानी है जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब तो और बुरी परिस्थिति थी। इसीलिए वो किसी तरह से भी ये नहीं कह सकती थी कि मेरे विवाह के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी कर दे वह सुखी रहेगी। यानी आपको एक अच्छे पात्र के लिए, एक अच्छे दूल्हे के लिए इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से भी मेरी शादी करा देंगे, मैं उसी के साथ खुशी रहूँगी, सुखी रहूँगी।
ना करें तो भी सुखी, यानी अगर मेरी शादी नहीं कराते हैं तब भी मैं सुखी। जब विवाह के लिए उसे ज़रा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं? यानी वो जब सोच रही है मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले इतने परेशान क्यों रहते हैं। गौरी यही ना समझ पाती थी, यानी गौरी को ये सब बात नहीं समझ में आती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता पर इतनी भारी हो गई हूँ? यानी उसे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि वो शायद अपने माता पिता पर बहुत भारी हो गई है, बहुत बोझ हो गई है। रात दिन सिवा मेरे विवाह के उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं, हमेशा मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। मेरे विवाह को लेकर ही वो लोग इतने ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तब आत्मग्लानि और शोक से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता था, यानी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। उसका सारा शरीर जो है वो दुखी हो जाता था, उसे बहुत ज़्यादा कष्ट होता था। उसका जी चाहता कि धरती फटे और वह उसमें समा जाए, यानी उसे ऐसा लगता है कि वो मर जाए, धरती फट जाए और वो उसके अंदर घुस जाए। किंतु ऐसा कभी ना हुआ, यानी वो जैसा सोचती थी ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उसके पिता उसके विवाह को लेकर, उसकी माता उसके विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते रहते थे। एक अच्छे सुपात्र के लिए, एक अच्छे पात्र के लिए वो लोग इधर उधर भटकते रहते थे। तो आज यहीं तक, हम लोग इसके आगे का भाग अगले वीडियो में करेंगे। अच्छी तरह से रहना, पढ़ाई करना।